नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुमित और प्रेप साथी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। तो मॉडर्न हिस्ट्री की जो सीरीज हमने शुरू की थी उसी कड़ी में आज हम पढ़ने वाले हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों को। तो यदि हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन की एक रूपरेखा देखें तो इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे उदय के कारण, उसके बाद स्वरूप, उसके बाद योगदान, फिर सीमाएं, फिर निष्कर्ष, फिर प्रमुख समाज सुधारक और उनके द्वारा निर्मित संस्थाएं देखेंगे। तो चलिए उदय के कारणों को देखें। तो उदय के कारणों में पहला कारण है बुद्धिजीवी वर्ग में चेतना का विकास। चूंकि जो हमारे भारतीय बुद्धिजीवी थे उन्होंने पाश्चात्य विद्या का अध्ययन किया था, ठीक है। और पाश्चात्य विद्या का अध्ययन करने का सबसे बड़ा फायदा यह हुआ कि चूंकि पश्चिमी समाज में प्रबोधन, पुनर्जागरण, मानवतावादी चिंतन, आधुनिक औद्योगिक क्रांति ये सब हो चुके थे, है ना। तो वहाँ का समाज जो था आधुनिक था और वहाँ का समाज जो गरिमामयी जीवन जीता था उसी से तुलना किया भारतीय समाज की और पाया कि भारतीय समाज में तो बहुत सारी कुरीतियां व्याप्त हैं, है ना। और भारतीय समाज में औपनिवेशिक शासन का मूल कारण जो है हमारा भारतीय सांस्कृतिक ढांचा ही है। अतः इसे दूर करने पर ही हमारे भारतीय समाज में सुधार होगा, है ना। नंबर 2, ब्रिटिशर्स की ईसाईकरण की नीति। जब ईसाई मिशनरियों ने भारतीयों के ईसाईकरण पर बल दिया तो भारतीयों में अपने धर्म और समाज को बचाने की चेतना जागृत हुई। ईसाई मिशनरी जो होते थे वे क्या कहते थे कि भारतीयों के पिछड़ेपन का कारण जो था उनका परंपरागत धर्म है ना। अतः भारतीय धर्म और समाज को कर्म कांड एवं आडंबर मुक्त करने पर ही जो है भारतीय समाज जो है सभ्य होगा। नंबर 3 देखें, पश्चिमी मानवतावादी चिंतन। तो पश्चिमी मानवतावादी चिंतन वही है पुनर्जागरण प्रबोधन जो मैंने पहले बुद्धिजीवी वर्ग में चेतना का विकास में जिक्र किया है कि प्रबोधन, पुनर्जागरण, मानवतावादी चिंतन, स्वतंत्रता, समानता जो कि एक गरिमामयी मानवीय जीवन के लिए आवश्यक जितने भी अधिकार होते हैं वही है पश्चिमी मानवतावादी चिंतन, है ना। तो आधुनिक ये और इन्हीं को जो है आधुनिक चिंतन भी कहते हैं। तो भारतीयों को ये चिंतन ने भारतीयों को मानवतावादी दृष्टिकोण से युक्त किया और इसी क्रम में भारतीय बुद्धिजीवियों ने क्या किया, मानव की एकता पर बल दिया। और मानव की एकता पर बल देने से छुआछूत पर अपने आप को ठाराघात होगा, है ना। तो छुआछूत की भावना पर चोट पहुंची। नंबर 3 देखें, चौथा, पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन एवं प्रिंटिंग प्रेस। तो जो हमारा बुद्धिजीवी वर्ग था इसने जब पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, है ना, तो इसके जो विचार हैं उसका प्रसार हुआ मतलब अन्य भारतीयों पर भी। और इन्होंने बताया कि भारतीयों के शोषण का मूल कारण क्या है, अंग्रेज भारतीयों का शोषण किस तरह से कर रहे हैं, भारतीय समाज में किस तरह की कुरीतियां व्याप्त हैं और इन्हें दूर करने के लिए हमें कैसे प्रयास करने चाहिए, है ना। यह सब पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से ही संभव हो पाया। नंबर 4 देखें, तकनीक एवं संचार साधनों का विकास। चूंकि अंग्रेजों ने तकनीक और संचार साधनों का विकास स्वयं के लिए किया था, है ना। लेकिन अब ऐसा तो है नहीं कि भारत में रेल चल रही है तो भारतीय उस पर चढ़ेंगे नहीं। तो भारतीयों को तकनीक एवं संचार के साधनों का लाभ यह हुआ कि भौगोलिक दूरियां जो होती थीं वो कम हो गई, ठीक है। और भौगोलिक दूरियां कम होने से क्या हुआ, सामाजिक गतिशीलता बढ़ी। सामाजिक गतिशीलता बढ़ने का तात्पर्य यह है कि लोग एक दूसरे के संपर्क में आए। संपर्क में आने से छुआछूत की भावना में कमी आई और दूसरा एक दूसरे के विचार जो है एक जगह से दूसरी जगह प्रेषित हुए, है ना। इससे भी सामाजिक सुधार आंदोलन को गति मिली। तो ये हो गए अपने उदय के कारण। इसके बाद अपन आते हैं स्वरूप में कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन का स्वरूप। तो पहला है सुधारवादी स्वरूप, है ना। तो जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे उनमें सभी का मूल लक्ष्य यही था कि भारतीय समाज में सुधार करना। और भारतीय समाज में सुधार करने का तात्पर्य यह है कि जो भारतीय समाज में कुरीतियां व्याप्त हैं, है ना, उन कुरीतियों को दूर करना। क्योंकि जो भारतीय समाज में सुधार का रास्ता जो होता था ना, भारतीय धर्म में सुधार के माध्यम से ही जाता था। क्योंकि कोई भी समाज हो उसकी धर्म के प्रति अटूट आस्था होती है ना। और जब आप धर्म के साथ छेड़छाड़ करोगे तो विद्रोह की ओर अग्रसर होते हैं। इस वजह से आपको धर्म में सुधार करना होगा, उसके बाद समाज में अपने आप सुधार हो जाएगा। तो ये था सुधारवादी स्वरूप। नंबर 2 है शैक्षणिक स्वरूप।
तो शैक्षणिक स्वरूप की यदि ये बात करें तो जितने भी मतलब सामाजिक धार्मिक सुधारक थे, बुद्धिजीवी वर्ग थे, उन्होंने आधुनिक शिक्षा पर विशेष बल दिया। आधुनिक शिक्षा पर विशेष बल देने का तात्पर्य यह है कि जैसे ही आप शिक्षित होंगे तो आप अंग्रेजों की नीतियों को समझेंगे। जैसे दादा भाई नौरोजी ने धन बहिर्गमन का सिद्धांत दिया, तो चूंकि वो शिक्षित हुए उसके बाद ही उन्होंने धन बहिर्गमन का सिद्धांत दे पाए कि कैसे भारतीयों का धन जो है ब्रिटेन को स्थानांतरित हो रहा है और बदले में भारतीयों को कुछ भी नहीं मिल रहा है। तो इस वजह से उन्होंने आधुनिक शिक्षा पर विशेष बल दिया। उनका कहना था कि आप भारतीय शिक्षा ग्रहण कीजिए लेकिन आधुनिक शिक्षा भी जरूरी है। इसी क्रम में राजा राम मोहन राय ने कलकत्ता में 1817 में डच डेविड हेयर के सहयोग से हिंदू कॉलेज की स्थापना की, है ना। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। ये दोनों कॉलेज कलकत्ता में ही स्थापित हुए, है ना। आर्य समाज ने क्या किया? आर्य समाज ने एंग्लो वैदिक कॉलेज की स्थापना की, है ना। सैयद अहमद खान ने अलीगढ़ में मुस्लिम कॉलेज की स्थापना की। तो यही है कि इन्होंने जो है शिक्षा पर विशेष बल दिया और दूसरा ये कि महिला शिक्षा पर भी बल दिया। विभिन्न पुस्तक और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन किया, है ना, जो कि आंदोलन के शैक्षणिक स्वरूप को उजागर करते हैं। नंबर 3 देखें, नारी मुक्ति स्वरूप। तो जितने भी सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन थे उनके केंद्र में हमें नारी मुक्ति मुख्य मुद्दे के रूप में दिखाई देता है, क्योंकि भारतीय समाज में जितनी भी कुरीतियां व्याप्त थीं वो नारियों से ही संबंधित थीं। जैसे देवदासी प्रथा हो गई, बाल विवाह हो गई, सती प्रथा हो गई, विधवा प्रथा हो गई, ये सभी नारियों से संबंधित हैं, जो कि नारी के अधिकार को सीमित करते हैं, उसे गरिमामय जीवन जीने से जो है निष्कासित करते हैं। और इन्हीं कुरीतियों पर चोट करने का प्रयास समाज सुधारकों ने किया। इसी क्रम में 1829 में राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही सती प्रथा निरोधक कानून, ठीक है, उसके बाद विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 में आया। और जो है तो सुधारकों ने नारी शिक्षा पर बल तो दिया है कि आप भी शिक्षित हुई, उससे नारी भी जागरूक होगी, अपने अधिकारों के प्रति सजग होगी। इस तरीके से जो है यह नारी मुक्ति स्वरूप से भी युक्त था। नंबर 5वां है भारतीय पुनर्जागरण। तो भारतीय पुनर्जागरण के संदर्भ में देखें तो 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो है कुछ विशेषताओं में जो यूरोपीय पुनर्जागरण था वही जो मैंने आपको बताया कि मानवतावाद, तर्क और विवेक पर बल देना। ऐसे नहीं कि धर्म में कोई बात है तो उसको ऐसे ही मान लेना, उसको तार्किक आधार पर सिद्ध करना, उसके बाद ही उस बात को मानना, है ना। तो ये है तर्क और विवेक पर बल। ये थे यूरोपीय पुनर्जागरण के समय जो है ये उस समय विद्यमान थे। और भारतीय समाज सुधारकों ने भी मानवतावाद, तर्क और विवेक पर बल देकर जो है भारतीय समाज के कर्म कांड को जो है दूर करने का प्रयास किया। और जो कुरीतियां थीं उन्हें भी। अक्षय कुमार दत्त जो थे उन्होंने चिकित्सा विज्ञान के तर्क के आधार पर यह सिद्ध कर दिया कि बाल विवाह एक समस्या है, एक उम्र से कम समय में लड़की का विवाह करना जो है वैज्ञानिक तौर पर सही नहीं है। साथ ही सुधारकों ने आधुनिक शिक्षा पर बल दिया, शैक्षणिक केंद्रों की स्थापना की, जो मैंने आपको बताया है। इस दृष्टि से इसे हम भारतीय पुनर्जागरण के रूप में जो है देख सकते हैं। लेकिन यूरोपीय पुनर्जागरण यहीं तक सीमित नहीं था। उसके बाद यूरोप में भौगोलिक खोजें हुई, वैज्ञानिक आविष्कार हुए, कला के क्षेत्र में भी विशेष प्रगति हुई। लेकिन भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन में ये सब दिखाई नहीं देता है। इस आधार पर हम जो है आंदोलन को पूरी तरह से यूरोपीय चिंतन के समान जो है नहीं कह सकते हैं। फिर अपन आते हैं मध्यकालीन सुधार आंदोलन से भिन्न। मध्यकालीन सुधार आंदोलन से भिन्न कैसे है? तो 19वीं सदी का सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन जो था 15वीं 16वीं सदी के मध्यकालीन कबीर नानक जैसे लोगों द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन से इस रूप में भिन्न था कि वे कबीर और नानक, रैदास हो गए, ये सब उपदेशों के माध्यम से जो है समाज में जागृति लाने का जो है काम करते थे। जैसे कबीर ने कहा कि पाथर पूजे हारी मिले तो मैं पूजो पहाड़, ताते या चाकी भली पीस खाए संसार, मैं घर जा रहा हूँ अपना लिए मुराड़ा हाथ, अब घर जा रहा हूँ तासु का जो चले हमारे साथ। मतलब वे एक प्रकार के उपदेशक थे। लेकिन 19वीं सदी में जिन सुधारों पर बल दिया जा रहा था वे कानूनों के माध्यम से हो रहे थे। साथ ही इसमें पश्चिमी प्रेरणा भी शामिल थी, है ना, क्योंकि जो हमारे आधुनिक चिंतक थे
वे पश्चिमी विचारों से ही प्रेरित होकर यहाँ समाज सुधारों पर बल दे रहे थे, तो यहाँ पश्चिमी प्रेरणा भी शामिल थी। तो इस तरह जो है ये मध्यकालीन जो है भारतीय धर्म सुधार आंदोलन से भिन्न है। फिर अपन आते हैं सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन का योगदान। तो योगदान को देखें तो पहला है भारतीयों में आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना कैसे जागृत हुई? जैसे जो समाज सुधारक थे, जैसे स्वामी दयानंद सरस्वती ने, चूंकि अंग्रेज जो थे भारतीय समाज संस्कृति को निकृष्ट मानते थे, लेकिन स्वामी दयानंद सरस्वती ने इसी की प्रतिक्रिया में आर्य समाज का सृजन किया और वेदों की ओर लौटो का नारा दिया। बताया कि हमारा अतीत जो है एकदम गौरवशाली परंपरा से संबद्ध है ना। और दूसरा ये कि जितने भी वेद उपनिषद हैं, भारत विश्व गुरु था एक समय, भारत से ही पूरे विश्व में शिक्षा का संचार हुआ है। समाज सुधारकों ने जब भारतीयों के गौरवशाली अतीत को उजागर किया तो भारतीयों में भी आत्मविश्वास और आत्मसम्मान की भावना जागृत हुई। दूसरा, यदि हम देखें, भारत को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराना। भारत को अपनी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से अवगत कराने का तात्पर्य यह है कि आपके ही वंशज महाराणा प्रताप और शिवाजी हैं, तो आप ऐसे निकृष्ट कैसे हो सकते हैं? आप भी उसी गौरवशाली परंपरा से संबंध रखते हैं, है ना। तो भारतीय जो है अपनी जो है समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से अवगत हुए। नंबर 3, आधुनिक विचार और पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन, शिक्षण संस्थाओं की स्थापना से समाज में जागरूकता हुई, राष्ट्रीय चेतना का विकास। जो पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, जो मैंने पूर्व में भी आपको बताया है कि समाज सुधारकों के आधुनिक विचार जो है नीचे तबके तक पहुँचे, वे भी आधुनिक विचारों से परिचित हुए, अपने अधिकारों के प्रति सजग हुए, है ना, और अपने अधिकारों की मांग की ओर आगे बढ़े। दूसरा, समाज सुधारकों ने शिक्षण संस्थाओं की स्थापना की, जिससे भारतीय समाज में जागरूकता आई और राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ। नंबर 4, महिला शिक्षा पर बल। जितने भी समाज सुधार आंदोलन है, सभी के केंद्र में महिला शिक्षा ही थी, है ना, क्योंकि भारतीय समाज में जितनी भी कुरीतियाँ थीं वो सभी महिला शिक्षा ही संबंधित थीं। चाहे देवदासी प्रथा को ले लीजिए, पर्दा प्रथा ले लीजिए, सती प्रथा ले लीजिए, विधवा की जो है दयनीय स्थिति को देख लीजिए। तो जिसका जिक्र मैंने पूर्व में भी कर दिया है। कर्मकांड आडंबर पर चोट करने से क्या हुआ? धर्म का सरलीकरण हुआ, है ना। धर्म का सरलीकरण होने से अंधविश्वास में चोट हुआ, छुआछूत की भावना में कमी आई। तो ये अपना योगदान हो गया। सीमाओं की यदि हम बात करें तो सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की सीमा के रूप में यदि देखें तो आंदोलन का प्रसार जो है नगरीय क्षेत्रों तक ही सीमित रहा। नगरीय क्षेत्रों तक सीमित रहने का तात्पर्य ये है कि जो नेतृत्व करता था वो मध्य वर्गीय था, है ना, और वो भी नगरों में ही रहता था, और जो समाचार पत्र प्रकाशित होते थे वो भी नगरों तक ही सीमित थे, है ना। इस दृष्टि से हम इसे जो है आंदोलन को नगरीय क्षेत्रों तक सीमित कह सकते हैं। नंबर 2, नेताओं के द्वारा स्वयं के लागू किए सिद्धांतों का पालन न करना। इसका उदाहरण मैं आपको बताना चाहूँगा कि केशव चंद्र सेन जो थे ब्रह्म समाज से संबंधित थे। 1872 में ब्रह्म समाज अधिनियम लाया गया, जिसके तहत लड़के की उम्र 18 वर्ष और लड़की की उम्र 14 वर्ष निर्धारित की गई। और कुछ दिनों के बाद केशव चंद्र सेन ने ही अपनी नाबालिग लड़की का विवाह एक राजा से कर दिया, है ना। तो स्वयं के द्वारा बनाए गए नियमों का पालन ही जो है वो समाज सुधारक नहीं कर पाए। तो ये एक सीमा के रूप में देख सकते हैं। नंबर 2, अतीत पर बल देने से तार्किक दृष्टिकोण पर चोट पहुंची। अतीत पर बल देने से तार्किक दृष्टिकोण पर चोट कैसे पहुंची? क्योंकि जो अतीत था हमारा, तो इसको हमने प्राचीन काल तक ही सीमित रखा, है ना। क्योंकि मध्य काल में जो था, जितने भी मतलब सल्तनत काल था वो पूरा मुस्लिमों से संबंध थी, है ना। और मध्य काल को हमने पतन के रूप में देखा, है ना। इस तरह जो है प्राचीन और मध्य हिंदू और मुस्लिम सांप्रदायिकता को बढ़ावा मिला।
है ना। तो तीसरा पॉइंट जो है ये चौथे से एकदम लिंक है कि भैया तार्किक दृष्टिकोण पर चोट तो पहुंचे ही, सांप्रदायिकता को भी बढ़ावा मिला। तो अब निष्कर्ष के रूप में यदि हम देखें तो सीमाएं तो थीं, लेकिन उसकी तुलना में समाज सुधार आंदोलनों का योगदान जो है काफ़ी अधिक है। उसका लाभ भारतीय समाज को काफ़ी अधिक मिला और भारतीय समाज जागरूक हुआ, कुरीतियाँ जो हैं दूर हुई, है ना। भारतीय समाज जो था और धर्म को एक नई दिशा मिली, औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध संघर्ष करने के लिए भारतीयों को एकजुट होने की प्रेरणा मिली, है ना। इस तरह राष्ट्रीय चेतना के विकास में हम सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलनों की भूमिका को नकार नहीं सकते हैं। तो यह है इसका निष्कर्ष। तो अब बारी आती है प्रमुख समाज सुधारकों की, और प्रमुख समाज सुधारकों में पहला नाम है राजा राम मोहन राय। तो राजा राम मोहन राय की यदि बात करें तो पहले हम सबसे पहले पृष्ठभूमि देखेंगे। पृष्ठभूमि के रूप में इन्हें कुछ उपाधियों से विभूषित भी किया गया है, जिनमें नव जागरण के अग्रदूत, है ना, क्योंकि इन्होंने भारतीय समाज को जो है पुनर्जागरण से परिचित कराया। नव प्रभात का तारा, आधुनिक भारत के पिता के रूप में भी इन्हें जाना जाता है, और पूर्व और पश्चिम संस्कृतियों का जो है संश्लेषणकर्ता के रूप में। पूर्व एवं पश्चिम के संश्लेषणकर्ता के रूप में जाने जाने का तात्पर्य ये है कि उन्होंने आधुनिक शिक्षा, जिसे पश्चिमी शिक्षा कहते हैं, उसका भी समर्थन किया, है ना। क्योंकि पश्चिमी आधुनिक ज्ञान जानने के लिए, पश्चिमी आधुनिक ज्ञान क्या है, वही स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, मानवतावादी चिंतन। और वहीं पूर्वी ज्ञान के तौर पर उन्होंने क्या किया, बंगला भाषा का व्याकरण संकलित कर मातृभाषा को भी महत्व दिया, है ना। तो ये हो गई इनकी उपाधियाँ। इसी तरह इन्होंने क्या किया, उपनिषदीय चिंतन को भी महत्व दिया, एकेश्वरवाद पर बल दिया, ठीक है। प्रेस की स्वतंत्रता के भी समर्थक थे, व्यक्ति की स्वतंत्रता को इन्होंने विशेष महत्व दिया आदि। इस तरह यदि हम देखें इन सभी तथ्यों के आधार पर, तो राजा राम मोहन राय एक आधुनिकीकरण के तौर पर नजर आते हैं, न कि पश्चिमीकरण के समर्थक के रूप में। वो थे आधुनिकीकरण के समर्थक। फिर देखते हैं अपन धार्मिक क्षेत्र की उपलब्धियों के बारे में। राजा राम मोहन राय की धार्मिक क्षेत्र की उपलब्धियां, तो इन्होंने मूर्ति पूजा का विरोध किया, ठीक है। एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया। तो उनका कहना था कि धर्म कोई भी हो, उसका साध्य जो है उद्देश्य एक ही है, बस उस साध्य तक पहुंचने के साधन जो मार्ग हैं, बस वही रास्ते अलग अलग हैं। इस तरह उन्होंने एकेश्वरवाद को सभी धर्मों का मूल बताया। आत्मा की अमरता के सिद्धांत में वे विश्वास करते थे, और उनका ये भी मानना था कि धर्म कोई भी हो, धर्म सत्य है, लेकिन धर्म के अंदर जो विद्यमान कर्म कांड होते हैं ना, वो उस धर्म को दूषित कर देते हैं। इसी क्रम में आगे चलकर उन्होंने ताराचंद्र चक्रवर्ती और चंद्रशेखर देव के सुझाव से 1828 में ब्रह्म समाज की स्थापना की। तो इसी क्रम में अगली कड़ी के तौर पर राजा राम मोहन राय के साथ ही हम ब्रह्म समाज को भी देख लेंगे। तो ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय के द्वारा, है ना, ब्रह्म सभा का गठन किया गया। शुरुआत में ब्रह्म समाज का नाम ब्रह्म सभा था, आगे चलकर जो है इसका नाम ब्रह्म समाज कर दिया गया। ब्रह्म समाज का प्रमुख उद्देश्य था हिंदू धर्म का शुद्धिकरण, एकेश्वरवाद और निर्गुण परमात्मा में विश्वास। ब्रह्म समाज का उद्देश्य ये कदापि नहीं था कि किसी नए धर्म की स्थापना करना जिसमें आधुनिक मूल्य होंगे, ऐसा कुछ नहीं था। केवल हमारा हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ है, और उसमें जो विद्यमान कुरीतियां हैं, कर्मकांड हैं, उन्हें हम जो है उनकी छटनी कर दें तो हमारा हिंदू धर्म ही सर्वश्रेष्ठ ठहरता है। और ये जो निर्गुण परमात्मा में विश्वास है, इसका क्या तात्पर्य है, यहाँ निर्गुण परमात्मा का तात्पर्य ये बिल्कुल भी नहीं है कि ईश्वर में कोई गुण ही नहीं है। यहाँ तात्पर्य ये है कि 10, 15, 20, 100 गुणों से हम ईश्वर की व्याख्या के गुणों की व्याख्या नहीं कर सकते, क्योंकि यदि 10, 15, 100 गुणों के आधार पर हम ईश्वर की व्याख्या करते हैं तो केवल 100 गुणों तक ही ईश्वर के गुण सीमित हो जाते हैं। लेकिन ईश्वर के गुण जो हैं अनगिनत हैं, उनकी व्याख्या की ही नहीं जा सकती और ना ही उनकी गिनती की जा सकती है। तो यहाँ निर्गुण का तात्पर्य ये है। ब्रह्म समाज के कुछ सिद्धांत भी जो उन्होंने दिए थे, जिसमें एकेश्वरवाद जो मैंने आपको
पूर्व में ही बता दिया है। निर्गुण परमात्मा में भी विश्वास, ये भी मैंने आपको पूर्व में ही बता दिया है। आत्मा अमर है। और आत्मिक उन्नति और ईश्वर की अनुभूति के लिए प्रार्थना आवश्यक है, किंतु मूर्ति पूजा जो है अनावश्यक है। मतलब आप जो है अमूर्त ईश्वर की उपासना कीजिए, प्रार्थना कीजिए, मूर्ति पूजा की कोई ज़रूरत नहीं है। इसी क्रम में वो किसी धर्म से संबंधित जो पुस्तकें होती थी उनके भी समर्थक नहीं थे, और किसी भी पुस्तक को वे मोक्ष प्राप्ति या मुक्ति का साधन बिल्कुल भी नहीं मानते थे। लेकिन वे अहिंसा के समर्थक थे, और उनका मानना था कि मनुष्य को अहिंसा का पालन करना चाहिए। अब राजा राम मोहन राय के सामाजिक क्षेत्र में उपलब्धियों की यदि हम बात करें तो उन्होंने सामाजिक कुरीतियों का विरोध किया। ठीक है, सामाजिक कुरीतियाँ क्या थी? वही बाल विवाह, विधवा प्रथा, छुआछूत आदि, ये जो है सामाजिक कुरीतियाँ थी। ठीक है, और राजा राम मोहन राय के प्रयास से ही 1829 में सती प्रथा निरोधक कानून लागू होता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने योग्य एक महत्वपूर्ण फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ कि जो 1829 में सती प्रथा निरोधक कानून बना, इसका विरोध किया राधाकांत देव ने, और उन्होंने 1830 में धर्म सभा की स्थापना की। ठीक है, वहीं सामाजिक क्षेत्र में उपलब्धियों की बात करें तो राजा राम मोहन राय ने स्त्री शिक्षा पर भी विशेष बल दिया। फिर आते हैं शिक्षा और पत्रकारिता के क्षेत्र में उपलब्धियां। तो राजा राम मोहन राय जो है आधुनिक शिक्षा के समर्थक थे, जिसका जिक्र हम पूर्व में ही कर चुके हैं। अंग्रेजी को जो है पश्चिमी ज्ञान विज्ञान को समझने के लिए जरूरी थे। पश्चिमी ज्ञान विज्ञान वही स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, अपने अधिकारों को जाने और उसके लिए जो है अपने अधिकारों के लिए आगे बढ़े। ठीक है, इसी क्रम में 1817 में डच नागरिक डेविड हेयर के सहयोग से कलकत्ता में उन्होंने हिंदू कॉलेज की स्थापना की। 1825 में वेदांत कॉलेज की स्थापना की। वेदांत कॉलेज में कौन से विषयों की शिक्षा दी जाती थी? सामाजिक और वैज्ञानिक विषयों की शिक्षा दी जाती थी। ठीक है, राजा राम मोहन राय को पत्रकारिता का अग्रदूत कहते हैं। प्रेस की स्वतंत्रता के समर्थक थे। प्रेस और पत्रकारिता पर उन्होंने बल क्यों दिया? क्योंकि भाई ये हमारी अभिव्यक्ति के साधन है और हमें अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता मिलनी चाहिए, है ना। और इन्हीं मूल्यों को जो है भारतीय संविधान में हमारे मौलिक अधिकारों के रूप में अनुच्छेद 19(1) में कुछ निबंधनों के साथ जो है फिर दिया भी गया भारतीय नागरिकों को। इसी क्रम में उन्होंने विभिन्न समाचार पत्र और पत्रिकाओं का प्रकाशन किया। जैसे संवाद कौमुदी को उन्होंने बांग्ला भाषा में लिखा, तो मिरातुल अखबार को फारसी भाषा में लिखा। फिर अपन आते हैं राजनीतिक क्षेत्र में उपलब्धियों पर। तो राजनीतिक क्षेत्र में उपलब्धियों की यदि हम बात करें तो जनतंत्र और विभिन्न देशों में चल रहे राष्ट्रीय आंदोलनों का जो है उन्होंने समर्थन किया। ठीक है, उदाहरण के तौर पर यदि हम देखें तो 1821 में नेपल्स की क्रांति हुई, लेकिन वो विफल हो गई। इस पर उन्होंने दुख व्यक्त किया। नेपल्स की क्रांति का कारण क्या था? क्योंकि वहाँ भी वह भी जो है एक सामाजिक और राजनीतिक विद्रोह ही था, है ना। और वहाँ पर यही रूढ़िवादी विचारों के खिलाफ जो है अपने अधिकारों के लिए जो पश्चिमी आधुनिक विचार थे उनको लेकर क्रांति की जा रही थी, और वो विफल। तो इस पर उन्होंने जो है खेद व्यक्त किया। इसी क्रम में आयरलैंड में जमींदारों ने जो दमनात्मक कार्यवाही की और उनकी जो शोषक प्रवृत्ति थी मतलब वहाँ के किसानों के प्रति, तो उसकी उन्होंने निंदा की। साथ ही सरकार के द्वारा जो है कर मुक्त भूमि पर कर लगाए जाने का भी उन्होंने विरोध किया। ठीक है, राजा राम मोहन राय ने ही सिविल सेवा के भारतीयकरण की मांग की। साथ ही वे पहले व्यक्ति थे जिन्हें ब्रिटिश संसद के द्वारा भारतीय मामलों पर विचार करने के लिए आमंत्रित किया गया। ये सभी फैक्ट जो है जो मैं आपको बताते चल रहा हूँ, ये प्रीलिम्स की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और इन्हें आपको एकदम कंठस्थ कर लेना है ना। ऐसा नहीं है कि मैं रामायण सुनाते जा रहा हूँ और आप सुनते जा रहे हैं। इनको आपको जो है बढ़िया से नोट्स बनाते जाना है, और यदि रिवीजन कर रहे हैं तो रिवीजन के दृष्टिकोण से भी ये सीरीज काफ़ी महत्वपूर्ण हो सकती है, क्योंकि बहुत ही कम समय में आपका रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, आगे देखें तो सिविल सेवा के भारतीयकरण की मांग हो गई। जूरी प्रथा के समर्थक थे राजा राम मोहन राय। जूरी प्रथा क्या है? इसके तहत क्या होता है कि 15, 20, 100 नागरिक किसी मामले की सुनवाई के लिए शामिल होते थे, और जैसे ही फैसला हो जाता था जूरी प्रथा जूरी मंडल वहीं पे भंग हो जाता था। लेकिन जूरी अधिनियम 1827 का विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि यह नस्लवादी भेदभाव कर रहा था।
जिसके तहत कोई ईसाई मामला है उस पर भारतीय और मुस्लिम जो है मुकदमा नहीं सुन सकते हैं, लेकिन हिंदू जो होते थे उनका मुकदमा ईसाई सुन सकते हैं। तो इस वजह से जो है इन्होंने जूरी अधिनियम 1827 का विरोध किया, क्योंकि ये जातिगत और नस्लवादी भेदभाव पर आधारित था। तो ये हो गई राजनीतिक क्षेत्र में उपलब्धियां। फिर आते हैं ब्रह्म समाज से संबंधित कुछ तथ्यों पर। तो ब्रह्म समाज से संबंधित तथ्यों की में यदि हम बात करें तो सबसे पहला उठता है कि राजा राम मोहन राय जो थे, शुरुआत में उनका नाम राम मोहन राय था। तो ये राजा शब्द कैसे जुड़ गया भाई, राजा की उपाधि इन्हें कहाँ से मिल गई। तो क्या हुआ कि सम्राट अकबर द्वितीय ने अपने पेंशन के मामले को लेकर उन्हें जो है दूत के तौर पर इंग्लैंड भेजा, क्योंकि उनकी पेंशन रुक गई थी। और इसी क्रम में उस समय जो है ब्रिटेन में जो है सम्राट विलियम फोर्थ थे। तो राजा राम मोहन राय उनके समक्ष उपस्थित हुए और उन्होंने जो है अकबर द्वितीय के पेंशन के मुद्दे को उनके समक्ष रखा। इसी क्रम में अकबर द्वितीय ने जो है उन्हें राजा की उपाधि से विभूषित किया। इसी क्रम में आगे चलकर 1833 में ब्रिटेन में ही ब्रिस्टल नामक स्थान पर राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। 1833 में ब्रिस्टल नामक स्थान पर जो है राजा राम मोहन राय की मृत्यु हो जाती है। लेकिन राजा राम मोहन राय जब इंग्लैंड गए तब ब्रह्म समाज का क्या हुआ, प्रश्न तो एक ये भी उठता है। तो जब वे इंग्लैंड गए तब उन्होंने अपनी अनुपस्थिति में ब्रह्म समाज के संचालन का कार्य रामचंद्र विद्यावगीस को सौंपा। ठीक है, लेकिन ये कब तक कार्यरत थे, जब तक उनकी मृत्यु नहीं हुई थी। मृत्यु के पश्चात ब्रह्म समाज के संचालन का जिम्मा पूरी तरीके से आ जाता है देवेंद्र नाथ टैगोर के पास, जो कि रविंद्रनाथ टैगोर के पिता थे। ठीक है, देवेंद्र नाथ टैगोर ने ही एक पत्रिका जो थी तत्वबोधिनी पत्रिका का प्रकाशन किया। ठीक है, और यही पत्रिका जो थी ना ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र थी, ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र थी। तो ये सभी आपको एकदम लिखते जाना है, बेहतरीन नोट्स बनाते जाना है। आपको इस बात की प्रतीक्षा नहीं करनी है कि मैं बोलूँगा कि ये महत्वपूर्ण है तो ये आप लिखते जाइए। जो मैं बता रहा हूँ पूरा महत्वपूर्ण है, मैं फालतू की बातें एकदम कर ही नहीं रहा हूँ, एकदम टू द पॉइंट सीरीज है ना। तो ये ब्रह्म समाज का मुख्य पत्र था। फिर क्या हुआ कि ब्रह्म समाज में 1866 में होता है विभाजन। 1866 में विभाजन होता है ब्रह्म समाज में, और विभाजन का कारण क्या था, दो नाम आते हैं, एक हो गए केशव सेन, ठीक है, और दूसरा नाम इन्हीं का देवेंद्र जी का आता है। तो देवेंद्र नाथ टैगोर जो थे ब्रह्म समाज को केवल हिंदू धर्म तक ही सीमित रखना चाहते थे, है ना। लेकिन केशव चंद्र सेन जो थे उदारवादी थे। ठीक है, और वे जो है ब्रह्म समाज में अन्य धर्म ग्रंथों के प्रयोग पर भी जो है बल दे रहे थे। इसी क्रम में दोनों के बीच विवाद होता है और 1866 में ब्रह्म समाज में विभाजन हो जाता है। तो ब्रह्म समाज में विभाजन हो गया, तो इसके पश्चात ब्रह्म समाज के दो नाम सामने आते हैं। ठीक है, केशव चंद्र सेन वाला जो ब्रह्म समाज है उसका नाम हुआ भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज के नाम के आगे भारतीय जुड़ गया। वहीं देवेंद्र नाथ टैगोर वाला जो ब्रह्म समाज हुआ उसका नाम आदि ब्रह्म समाज हो गया, उसके नाम के आगे आदि जुड़ गया। ठीक है, तो इसी क्रम में अपन केशव सेन को भी पढ़ लेते हैं, क्योंकि ये भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। केशव चंद्र सेन इनका पूरा नाम है। इनसे संबंधित भी जो है काफ़ी महत्वपूर्ण तथ्य हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण है ना। तो केशव चंद्र सेन का जो भारतीय ब्रह्म समाज था, तो इनकी शाखाएं जो है ना बंगाल के बाहर बॉम्बे, मद्रास और पंजाब, मतलब काफ़ी क्षेत्र में इन्होंने ब्रह्म समाज का प्रसार कर दिया बहुत ही कम समय में। ठीक है, केशव चंद्र सेन ने ही एक इनसे संबंधित
समाचार पत्र है जिसका नाम है सुलभ समाचार पत्र। सुलभ समाचार पत्र का प्रकाशन संपादन किया, है ना। 1870 में इन्होंने एक एसोसिएशन की स्थापना की, इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन, है ना, एसोसिएशन। बाकी जितनी भी संस्थाएं हैं तो जब अपन 1885 से पूर्ववर्ती या कांग्रेस की पूर्ववर्ती संस्थाएं पढ़ेंगे तो सभी संस्थाओं को उसी समय अपन जो है कवर कर लेंगे। यहाँ केवल मैं 1870 में केशव चंद्र सेन द्वारा निर्मित संस्था का जिक्र ही कर रहा हूँ। तो इन्होंने 1870 में इंडियन रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना की, ठीक है। इन्होंने संगत सभा की भी स्थापना की, केशव चंद्र सेन ने ही संगत सभा की भी स्थापना की, ठीक है। केशव चंद्र सेन के प्रयासों से ही 1872 में वही जो मैंने पूर्व में भी आपको बताया था कि ब्रह्म विवाह अधिनियम, ठीक है, या इसे नेटिव मैरिज एक्ट भी कहते हैं, नेटिव मैरिज एक्ट भी कहते हैं। तो ये पारित हुआ, ठीक है। और इसके तहत जो है बाल विवाह और बहुपत्नी विवाह दोनों को अवैध घोषित कर दिया गया। और यह अधिनियम जो है ना केवल ब्रह्म समाज के लोगों पर ही लागू होता था। लेकिन आगे चलकर जो केशव चंद्र सेन का ब्रह्म समाज है जिसका नाम भारतीय ब्रह्म समाज है, इसमें भी विभाजन हो गया, क्योंकि आगे चलकर केशव चंद्र सेन ने ही अपनी नाबालिग पुत्री का विवाह एक राजा से कर दिया, है ना। तो मतलब खुद के सिद्धांतों का पालन जो है नहीं किया जा रहा है। तो इसी क्रम में जो है विभाजन होता है और इसकी डेट है, सॉरी इसकी सन है 1878, ठीक है। तो यहाँ फिर दो नाम, फिर नए नाम आते हैं जिनको आपको याद रखना जरूरी है ना। तो केशव तो है ही थे पहले से ही, है ना। और दो नाम जो हैं शिवनाथ शास्त्री और आनंद मोहन बोस, है ना। तो केशव चंद्र सेन का तो पहले ही वाला था भारतीय ब्रह्म समाज, लेकिन यहाँ पे ब्रह्म समाज का नया रूप सामने आता है और जिसका नाम है साधारण ब्रह्म समाज। तो ब्रह्म समाज के नाम के आगे साधारण जुड़ जाता है ना। और इन्होंने जो है क्यों किया जो है नए ब्रह्म समाज का गठन, बस रीजन वही था कि नाबालिग पुत्री का विवाह आप कर कैसे सकते हैं जब आपके प्रयासों से ही ब्रह्म समाज अधिनियम जो है पारित हुआ, ठीक है। और यही जो इनका साधारण ब्रह्म समाज है, इसी से संबद्ध जो है दो नाम और हैं जो आपको याद रखने हैं, क्योंकि स्टेट पीसीएस या यूपीएससी या वनडे एग्जाम में भी पूछ सकता है कि साधारण ब्रह्म समाज से संबंधित दो नाम कौन से थे, है ना। या दे देगा कि 3-4 नाम दे देगा और फिर केवल 1, केवल 2, केवल 3, केवल 4, है ना। या जो नाम है जैसे कौन कौन से थे, बिपिन चंद्र पाल, सुरेंद्रनाथ बनर्जी। तो ये भी पूछ सकता है कि बिपिन चंद्रपाल और सुरेंद्रनाथ बनर्जी किस समाज से जो है संबद्ध थे या समर्थक थे या संबंध रखते थे। तो साधारण ब्रह्म समाज आपको टिक कर देना है ना। तो यहाँ पर अपन ने एकदम डीपली से विस्तार पूर्वक राजा राम मोहन राय और ब्रह्म समाज को कवर किया। अब समाज सुधारक के तौर पर दूसरा नाम है दयानंद सरस्वती एवं आर्य समाज का, जिसे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।